आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठक में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने कहा कि जिले में लघु धान्य फसल जैसे कंगनी, सावा, चिया की फसलों को प्रोत्साहित करें। विभिन्न नवाचार के माध्यम से किसानों को नई तकनीकी जानकारी दें। जिले में कृषि के क्षेत्र में हो रहे अच्छे कार्यों को अन्य किसानों को भी दिखाएं। प्रदर्शन की बेहतर तैयारी करें। कृषि विज्ञान मेला का आयोजन करें जिसमें नई तकनीकी एवं पौधों कुटकी सहित अन्य स्टॉल भी लगाएं। साथ ही फूड फेस्टिवल एवं कुकिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन करें। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के अंतर्गत अनुश्रवण समिति की बैठक कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला योजना भवन में संपन्न हुई। बैठक में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के बेहतर संचालन के संबंध में चर्चा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों एवं व्यापारियों से अपने जन्म दिवस को लेकर दीनदयाल अंत्योदय रसोई में चावल, दाल, तेल आदि सामग्रियों का दान करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि रसोई में साफ सफाई एवं पौष्टिक भोजन का विशेष ध्यान दें। जिला योजना भवन में संपन्न हुई जन सुनवाई में कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में 116 आवेदकों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने जन सुनवाई में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित से संबंधित आवेदनों का सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निराकरण करें। राज्य शासन गरीब, वंचित, वृद्ध एवं दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है। मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचे विष्णु श्रीवास पिता छब्बी लाल ने कलेक्टर को श्रवण यंत्र की मांग की। उसे सुनने में दिक्कत थी। कलेक्टर महोदय के द्वारा विष्णु को श्रवण यंत्र प्रदान किया गया। श्रवण यंत्र पाकर विष्णु श्रीवास बहुत खुश हुआ, जिसने जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। ग्राम माधोपुर निवासी पार्वती यादव ने जीवन यापन हेतु कलेक्टर महोदय से आवेदन देकर अपनी समस्या से अवगत कराया। कलेक्टर महोदय द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से आवेदक को 5,100 रुपए का चेक देकर तत्काल सहायता उपलब्ध कराई गई, जिससे वह अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सके। चेक पाकर पार्वती यादव बहुत खुश है। प्रशासन का उसने धन्यवाद किया है। मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई जिले के ग्राम सुनहरा माल निवासी मोहब्बत ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिलाने के संबंध में कलेक्टर को आवेदन देकर अपनी समस्या से अवगत कराया। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय विभाग को मोहब्बत के आवेदन की पात्रता का परीक्षण करते हुए सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना के तहत पेंशन की स्वीकृति प्रदान की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मंडला में राष्ट्रीय पोषण आहार माह के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा शहर के पोषण जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। परियोजना अधिकारी चिखली मैडम ने पोषण जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान गर्भवती धात्री महिला एवं समुदाय की अन्य महिलाओं की पोषण के प्रति जागरूक करना है। बताया गया कि महिलाओं को प्रसव पश्चात बच्चों को 6 माह तक सिर्फ मां के दूध के महत्व के बारे में बताया गया है। वहीं गर्भवती महिलाओं को पूर्ण पोषण, मोटे अनाज, फल, हरी सब्जियां, दूध, दही, घी का सेवन करने तथा नवजात शिशु को ऊपरी आहार की शुरुआत कब से कब तक कैसे करें, फ्लिप बुक के से समझाया गया है। साथ ही आहार एवं प्रकार की मात्रा के बारे में भी जानकारी दी गई है। जागरूकता रैली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई है। इस माह का पोषण माह जो है वो हमारी 4 प्रकार की गतिविधियों पर आधारित है। एक है पूरक पोषण आहार, एक है ग्रोथ मॉनिटरिंग, एक है पोषण और पढ़ाई भी, और एक अनीमिया। इन 4 चीज़ों पे फोकस करते हुए हम लोग प्रतिदिन की गतिविधियां करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ने कार्य योजना पूरी तैयार कर ली, सभी परियोजनाओं ने तैयार कर ली, और उस पर हम लोग प्रति दिवस कार्यक्रम करने वाले हैं, जिसकी एंट्री भी करेंगे हम लोग। जनोन्नयन पोर्टल होता है जिसमें हम एंट्री करते हैं। और क्या क्या इसमें गतिविधियां हैं मैडम? इसी से संबंधित रिलेटेड हम लोग प्रति दिवस की गतिविधियां तैयार की हैं। जैसे अभी ये पूरक पोषण आहार पे है तो हम उसके पूरक रैली का आयोजन, जैसे हम आज हम लोग हमारे यहाँ रैली निकल रही है, उस रैली का समापन हम पूरक पोषण आहार प्रदर्शनी के रूप में करेंगे। इसी तरह सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में इस तरह की गतिविधियां की जा रही हैं। इसके अलावा स्तनपान पर जागरूकता करेंगे हम, इस हफ्ते करेंगे। पीएचई विभाग के साथ संपर्क से हम कुओं, नदी, तालाबों, इनके जल संरक्षण की बात करेंगे, साफ सफाई की बात करेंगे, और आयुष डिपार्टमेंट से भी हम सबको योग और सबको निरोगी, इस तरह पे भी काम करेंगे साथ में मिलकर। इसमें बहुत सारे विभाग जुड़े हुए हैं, हेल्थ है, आयुष है, पीएचई है,
और NRLM है, इस तरह बहुत सारे विभाग इस पर जुड़े हुए हैं। मैडम, ये अलग से एक प्रश्न था कि जिसपे मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि मंडला में जैसे कि आपने PHE विभाग का नाम लिया है, लेकिन देखा गया है कि इस बार भी जो डायरिया फैला था कहीं ना कहीं वो भी कुपोषित का एक रूप तो है वो, लेकिन मंडला में जो पानी है, पानी की स्थिति ठीक नहीं है यहाँ पर, तो कैसे आप PHE के साथ मिलकर पानी की स्थिति को ठीक कर पाएंगे? ये तो एक बहुत डिफिकल्ट, इसके लिए हम लोगों ने PHE के साथ ये कार्य योजना बनाई है कि सभी ग्रामवासी जो हैं वो सब मिलकर अपने तालाब की, अपने कुएं की, सब अपने घर में जो पेयजल वाटर है यदि आ रहा है तो उसको उबाल कर पिएंगे और कुओं की सफाई के लिए क्लोरिनेशन करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे। ये इस तरह का व्यवस्था बन रही है। और जब डायरिया वाला केस हुआ था उसके बाद से पूर्व कलेक्टर ने बहुत सख्त निर्देश दिए थे और उसके लिए सभी लोग काम कर रहे हैं इस पर। और हमारी माननीय मंत्री जो है इसी क्षेत्र से हैं और इसी विभाग से संबंधित मंत्री हैं, उनके उनका भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन है इसमें कि इस पे हम इस तरह की बीमारियां ना फैलें, उस पर काम करें। थैंक यू मैडम। महिला बाल विकास के द्वारा पोषण माह का शुभारंभ हुआ है, क्या उद्देश्य है इसके और यह कब तक चलेगा? पोषण माह जो हमारे यहाँ है ये 2018 से शुरू किया गया था मनाना और ये अभी तक लगातार जारी है। और इसका उद्देश्य ये है कि पोषण के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाना और कुपोषण को कम करना। विविध अनाज होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, उनके प्रति जागरूक करें, संवेदनशील बनाए, लोगों को उसका उपयोग करने की आदत पड़े, इसके लिए पोषण माह मनाया जाता है। मैडम, ये मंडला पे है या फिर पूरे जिले के ब्लॉकों, प्रत्येक ब्लॉक में हो रहा है ये कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं? हमारे पास 23-14 आंगनबाड़ी केंद्र है। इन सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में इसका अभी इस अभियान को मनाया जा रहा है। जी, जैसा कि मैडम बताते हैं कि मोटा अनाज, लेकिन अभी भी देखा गया है कि मोटे अनाज के विषय में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, फिर इस विषय में आप कैसे जागरूक करेंगे? नहीं, जानकारी तो उनके पास है। जैसे कि मैंने फील्ड में भी देखा कि यहाँ पर कोदो कुटकी चूँकि काफ़ी बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, उसका पैदावार है, लेकिन लोग उसका उपयोग नहीं करते, उसको बेच देते। तो इसके प्रति हमें लोगों को जागरूक करने के, जो मैंने फील्ड में विजिट किया था तो मैंने देखा कि इसके प्रति लोगों को जागरूकता की ज़रूरत है। तो इस पोषण माह में हम लोग प्रयास करेंगे कि हम इस पर जागरूकता करें कि वो स्वयं भी उसका उपयोग करें। उसका बिजनेस के रूप में उपयोग करते हैं वो अच्छा है, लेकिन खुद भी अपना उपयोग करें। मैडम, देखा गया है कि आंगनवाड़ी के जो केंद्र हैं जहाँ पर बच्चे आते हैं उन्हें भी खाद्यान्न दिया जाता है, उन्हें भी पोषण आहार दिया जाता है, क्या उसमें मोटे अनाज का उपयोग किया जाता है या नहीं? हाँ, अभी उसमें तो ऐसा फिलहाल मोटे अनाजों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। उसमें गेहूं, चावल, उससे सब्जी और इस तरह की उपयोग किया जा रहा है। अभी उसमें मोटे अनाज को शामिल नहीं किया गया, लेकिन जन सहयोग से हम उसमें कर सकते हैं। जो लोग सहयोग करते हैं तो कभी कभी आंगनबाड़ी केंद्रों में, किन्हीं आंगनबाड़ी केंद्रों में इस तरह के पोषण आहार का भी उपयोग होता है। मैडम, देखा गया है कि मंडला में कुपोषण अत्यधिक ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जो कि सुदूर जंगलों के में बसे हुए जो गांव हैं जहां पर जा पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यह एक अच्छी बात है कि आंगनवाड़ी केंद्र, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वहां तक पहुंच चुके हैं और वे वहां पर भी ये है कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं और पोषण आहार वहां पर भी दे रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं, जिससे कि बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन देखा गया है कि जहाँ पे खाद्यान्न दिया जाता है तो क्या ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि दवाइयों का वितरण भी किया जाए? नहीं, दवाइयाँ भी हमारे यहाँ सैम और मैम बच्चों के लिए, सैम बच्चों के लिए, मैम बच्चों के लिए दवाइयों का भी व्यवस्था की गई है, जो हेल्थ विभाग से होती है। तो जब मंगलवार होता है तो उस दिन ANM जो है वो हमारे सैम बच्चों का चेकअप करती है और यदि किसी बच्चे को NRC भेजना होता है तो NRC भेजा जाता है, और यदि उसको समुदाय में ही ट्रीटमेंट हो जाए तो उसके लिए 5 प्रकार की दवाइयाँ, 5-6 प्रकार की, एल्बेंडाजोल, एमॉक्सिसिलिन, मल्टीविटामिन और आयरन सिरप, इन दवाइयों को डे के हिसाब से उनके जो निर्धारित शेड्यूल है उससे दिया जाता है बच्चों को। मैडम, इस पे जैसे कि पिछले बार देखा गया था कि जो पोषण वाटिका का लगाई गई थी और उसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो थी बहुत सहयोग रहा था उनका, तो इस बार भी ऐसी कोई व्यवस्था रहेगी? हाँ, इस बार तो हमारे यहाँ 153 आंगनवाड़ी केंद्र सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में चयनित हो चुके हैं, जिसमें पोषण वाटिका भी लगाई जाएगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी रहेगा वहाँ पर, और ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों को चुना गया जहाँ पानी और जगह की पर्याप्त व्यवस्था है। तो इन आंगनवाड़ी केंद्रों में शीघ्र ही हम NRLM के माध्यम से उनके प्रशिक्षण कराने वाले हैं पोषण वाटिकाओं को अच्छे से संचालित करने के लिए, तो ये कार्य होने वाला है। थैंक यू मैडम।
शहर में जगह जगह अतिक्रमण की समस्या पैर पसार रही है। देखा गया है कि पहले लोग छोटी दुकान लगाते हैं, फिर वहां टपरा रख देते हैं, इसके बाद उस स्थान में मालिकाना हक जताने लगते हैं। ऐसे ही रत्ता धाम मंदिर जाने के प्रवेश द्वार पर 2 टपरे रातों रात रख दिए गए हैं, जिससे त्योहारों में मंदिर में भीड़भाड़ की स्थिति रहती है। इन टपरों के कारण लोगों को आने जाने में भारी समस्या होगी, जिसकी शिकायत जवाहर वार्ड पार्षद श्रीमती आशा मशकोले ने सीएमओ नगर पालिका से की है। आवेदन देते हुए उक्त स्थान को खाली करवाने की मांग भी की है। ये अभी रपटा घाट पे मतलब अभी पार्षद द्वारा एक ज्ञापन दिया था, उसमें लिखा था कि रपटा घाट के गेट पे किसी ने ठेला रखा है। तो अभी मेरे संज्ञान में भी अभी दिया, मैंने अभी राजस्व प्रभारी को दिया है, उसमें निर्देश दिया कि उसको देखिए, निरीक्षण करें, उसमें जो भी अभी रखा गया ठेला उसको हटाए वहाँ से। जी, मेरा आवेदन देने का मुख्य कारण है मंडला में जगह जगह पर अवैध अतिक्रमण होते जा रहे हैं। ऐसी ही जानकारी मुझे नगर पालिका क्षेत्र के ग्रुप के माध्यम से जानकारी लगी कि नर्मदा जी के मुख्य गेट पे 2 ठेले रखे गए हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। जैसे कि वहाँ पार्किंग स्थल है और आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। अतिक्रमण हटाने के लिए मैंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से आवेदन दिया है कि तत्काल वहाँ से ठेले हटाए जाए और अतिक्रमण हटा करके व्यवस्थित पार्किंग स्थल बनाया जाए। क्या आपको आश्वासन मिला? नगर पालिका अधिकारी जी ने तो बोले हैं कि तत्काल कार्रवाई होगी और ठेले हटा दिए जाएंगे, अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके एवं सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने जिले के विभिन्न ग्रामों का भ्रमण करते हुए स्वीकृत कार्यों का भूमि पूजन किया है। इस दौरान पीएचई मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने कहा कि सरकार सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए विविध योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने शासन की योजनाओं का उल्लेख करते हुए केंद्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने की अपील की है। समय सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने निर्देशित किया है कि सभी जिलाधिकारी प्रभारी मंत्री की विभागीय समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि प्रभारी मंत्री के भ्रमण का गार्ड फाइल बनाएं। प्रभारी मंत्री के कार्यालय से समन्वय के लिए जिला स्तर पर प्रभारी अधिकारी एवं पात्रों के संबंध में रजिस्टर एवं संधारण के संबंध में चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। महिला बाल विकास परियोजना बीजाडांडी में राष्ट्रीय पोषण आहार माह के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण रैली का आयोजन किया गया। परियोजना अधिकारी मैडम चिखली ने पोषण रैली के शामिल हुई। इस दौरान गर्भवती धात्री महिला एवं समुदाय की अन्य महिलाओं के पोषण सभा का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर महिलाओं को एकत्र कर प्रसव पश्चात बच्चों को 6 माह तक सिर्फ मां के दूध के महत्व के बारे में बताया गया है। ऊपरी आहार की शुरुआत कब से कब तक कैसे करें फ्लिप बुक से समझाया गया है। साथ ही आहार का प्रकार एवं मात्रा के बारे में भी जानकारी दी गई है। रैली में बच्चे, महिलाएं, स्कूली बच्चे, स्थानीय पंच, सरपंच, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका उपस्थित हुई। जिले भर में कार्यरत रहे अतिथि शिक्षक अपनी पुनः नियुक्ति के लिए शासन प्रशासन को आवेदन देते आ रहे हैं, परंतु इनका कहना है कि उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि जो कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनमें से उल्टे अतिथि शिक्षक पर ही आरोप लगाकर उन्हें स्कूलों से निकाला जा रहा है। जो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें मानदेय भी नहीं मिल रहा है। वहीं एसी साहब का कहना है कि अतिथि शिक्षक की नियुक्ति हो रही है, जिससे शासन के नए नियम है, जिससे योग्यता के अनुसार अतिथि शिक्षक रखे जा रहे हैं। अतिथि शिक्षक ने रैली निकालकर सहायक आयुक्त कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए सहायक आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। बाद में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर महोदय को भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जो अतिथि शिक्षक निकाले गए हैं उन्हें मानदेय के साथ वापस लिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश शासन से भर्ती के आदेश हो गए हैं, परंतु सहायक आयुक्त कार्यालय के आदेश नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते अतिथि शिक्षक परेशान हैं और भटक रहे हैं। पीछे कैसे आएगी? थोड़ा दबके सब लोग सब रहे हैं। भैया बता आपके समक्ष हमारा अतिथि शिक्षक और हम खुद लगभग मुझे तो लगता है 4-6 राउंड में ही आते हो गया, मेरे साथियों को आते हो गए। व्यक्तिगत तौर पर बहुत सारे अतिथि शिक्षक आकर के आपको आवेदन निवेदन कर चुके, बावजूद इसके लगभग 2.5 महीने 18 जून से अभी तक 2.5 महीने हो चुके हैं स्कूलों को खुले, अभी तक अतिथि शिक्षकों की भर्ती की स्पष्ट रूपरेखा नहीं बनाई जा सकी है। कहने का मतलब ये है, आपके द्वारा यह कहा जाता है कि
संस्था प्रधानों को, संकुलों को, बीए को निर्देश दे चुके हैं, परंतु वहां से ऐसा कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा साहब कि हमें स्कूल में विधिवत बुला लिया जाए, आमंत्रित कर लिया जाए और हमसे क्लास लगवाई जाए। इसके लिए आपका पत्र भी मुझे 31 तारीख को मिला है, उस पर लिखा है कि व्यवस्था हो गई है, नियुक्तियां हो गई हैं, या जो नियुक्ति नहीं कर सके हैं वो सहायक आयुक्त कार्यालय की जो टीम बनी है वहां पर अनुमोदन कराने के लिए लाएं। महोदय जी, अब आप बताएं, 2.5 महीने से हम स्कूलों से बाहर है और आपका ही कहना है कि शासन ने आदेश जारी कर चुका है। अब हमको क्या करना पड़ेगा? और श्रीमान जी, आपको थोड़ा सा कष्ट तो होगा, आज के आज यानी कल से सभी अतिथि शिक्षक स्कूल जाने लगे और उनका पिछले हरजाना ना हो। पिछले जो महीने से हम लोग बाहर हैं, काम करने जाते हैं, मानवीय आधार पर बहुत सारे साथी स्कूलों में जा रहे हैं, क्योंकि है ना, पर श्रीमान जी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। लगता है आपके आदेशों का पालन भी आपके कर्मचारी नहीं कर पा रहे हैं। द्वारा लांछन लगाया जा रहा है सर अतिथि शिक्षकों के ऊपर। हाँ श्रीमान जी, बहुत सारी आपत्तियां हैं। अपना आचरण अच्छा रखें। शिक्षक एक पवित्र पद है, जी है ना, और शिक्षक को अपनी पवित्रता के दृष्टिगत ही अपने जो शिष्य हैं उनको शिक्षा दान करना चाहिए। सर जुलाई से बुला रहे हैं और जब बात सैलरी की करते थे, सैलरी की हमारी गारंटी नहीं है और आना पड़ेगा नहीं। चलिए आप ज्ञापन दे दीजिए, बाकी हम चीजें लिखा पढ़ी में करेंगे। जहाँ जहाँ ऐसी दिक्कत आ रही है हम लिखा पढ़ी में करेंगे। आप ज्ञापन दे दीजिए। सैलरी की बात ही नहीं करते। आदेश हो गया था, कल संडे हो गया है ना, आज ही वर्किंग डे है। अब हमने पत्र जारी कर दिया है। अब हम जहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही तो हम वहाँ संबंधितों से बात करेंगे कि ऐसा क्यों स्कूली व्यवस्था को बिगाड़ने में काम है। कानून के अनुसार मैं भी नौकरी कर रहा हूँ। सुनिए, कानून के अनुसार ठीक है, वो सब कुछ सही है, लेकिन कानून के अनुसार मैं भी नौकरी कर रहा हूँ और आप भी करेंगे। आपने बोला 31 को ऑर्डर कर दिए, जब 5 जुलाई को ऑर्डर हो चुका था तो श्रीमान हम लोग को बाहर क्यों रखा गया? देखिए, शासन से पत्र आया है जी, मैं तभी आगे फॉरवर्ड करूंगा। 5 जुलाई को आया था ना सर? 5 नहीं, 22 जुलाई को आया। 5 आप ही हैं जब तक यहाँ पर जैसे शासन से पत्र आता है मैं तत्काल नीचे उसको फॉरवर्ड करता हूँ। भाई मैं यदि मान लीजिए मैं गलत तरीके से आप लोगों को रखने के लिए निर्देशित कर दूंगा, सुन लीजिए तो उस पे क्या होगा? फिर आप कहेंगे कि जो है पैसा दीजिए, और शासन ने कहा कि इस तारीख से पैसा मतलब आपको रखने का निर्देश दिया है, वहीं से वेतन देने का होगा। ऐसे में क्या है, कानूनी दिक्कत होती है, वित्तीय झंझटें पैदा होती है, सारी चीजें। नहीं श्रीमान जी, अभी जैसे हाई स्कूलों में ये बोला जा रहा है, मॉडल स्कूलों में महोदय एसी महोदय के द्वारा हमको ये डेट पता चले कि किस डेट से हमको गेस्टों को रखना है और किस डेट से हमको पेमेंट करना, मानदेय जब देंगे हम। तो जब तक यहाँ से डेट का होना, मैं शासन से क्लियर किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। जितना अधिक से अधिक पा सकते हैं, वो भी हो चुके 15 साल। जो आज दर भटक रहे हैं, आज वो मंडला जिला की गलियों में यहाँ वहाँ दिखाई दे रहे हैं। मैं आम जन से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आपके बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने का अधिकार क्या हम अतिथि शिक्षकों को नहीं है? यदि है तो आप अपना जवाब एसी कार्यालय में जाकर दे सकते हैं, जिला कलेक्टर के सामने दे सकते हैं कि हमारे जो हमने अपने अधिकारों के लिए भोपाल में 5 सितंबर अभियान 5 सितंबर में हमने देखा है, इस वर्ष में भी हमने कई आंदोलन किए, लेकिन मध्य प्रदेश शासन की आंखों में या उनके शरीर में एक जोड़ी
अतिथि शिक्षक आए हुए थे जिनके मानदेय को लेकर व उनकी नियुक्ति को लेकर प्रश्न खड़ा हुआ है, क्या है पूरा मामला? कुछ संस्थाओं के द्वारा अभी भी कुछ अतिथि शिक्षकों को नहीं रखा गया है। कुछ समय तो रख लिया है जो विधिवत थे। कहीं पर ऐसी दिक्कत है कि योग शिक्षक आ गए हैं और पुराने लोग कह रहे हैं कि हमको रखा जाए, तो योग्यता के आधार पर ही रखने का प्रावधान है शासन के निर्देश अनुसार। जी सर, अभी जैसे कि ये आंदोलन हुआ, अभी ये यहाँ पे घेराव किए, इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाएगा? ये आंदोलन नहीं था, ना घेराव था, ये तो उनकी मांग थी। मांग को लेकर आए थे कि हमको रखा जाए, तो हमने उनको समझा दिए कि जो नियम में है और शासन ने जब से हमको पत्र दिया है उसी तरीके से हम रखने का नीचे निर्देश देंगे। सर, वर्षों से जो है अतिथि शिक्षकों के मानदेय भी नहीं हुए हैं, उनके घर परिवार मतलब बेरोजगार जैसा हो गया है, उनके लिए सर वर्षों से अतिथि शिक्षकों के मानदेय से संबंधित तो मेरे ध्यान में अभी तक नहीं आया है। आप दिला रहे हो ध्यान, तो मैं पूछ लेता हूँ। नहीं सर, अभी क्या हुआ है, जो वर्तमान में जो अतिथि शिक्षक की नियुक्ति हुई है तो उनको यह कहा जा रहा है कि आप पढ़ाने आइए, अभी मानदेय के लिए आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो इस पे लगभग 3 से 4 महीने ऐसे हो गए हैं कि उनको मानदेय नहीं मिल पाया है। नहीं, मानदेय तो क्या है, बजट आता है जी, यहाँ से हम उनकी उपस्थिति भेजते हैं और उपस्थिति के आधार पर फिर हम मांग करते हैं बजट की, तदुपरांत ही मानदेय का भुगतान किया जाता है। अभी कुछ नए नियम आए हुए हैं सर इसमें भर्ती के लिए, आदेश वगैरह आए हैं। जो पुराने लोग हैं वो जो योग्य हैं उनको रखा जाए, और यदि मान लीजिए योग मिल गए और पुराना कहता है कि मुझे दावा किया जाए, तो वहाँ पर योग्यता को प्राथमिकता देना है। सर, अभी जिले में कितने अतिथि शिक्षक हैं? लगभग 350 स्वीकृत पद जो है वो रिक्त हैं, उनके विरोध ही हमको अतिथि शिक्षक रखना है। तो अभी पूरी जानकारी संकलित की जा रही है। और कितने भरे गए हैं? अभी संकलित जानकारी कर रहे हैं। थैंक यू। इस समय हम उपस्थित हैं जिला कलेक्ट्रेट के सामने, जहां पर अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर यहां पर ज्ञापन दिया है। अभी एसी कार्यालय में भी अतिथि शिक्षक पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन दिया है। बता दें कि लगभग 1 साल हो गया है जहां अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, जहां इन्हें यह तो कह दिया गया है कि आप स्कूल आइए, पढ़ाइए, लेकिन इन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते इनके सामने आज रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है और अतिथि शिक्षक परेशान है। इसके पहले भी आंदोलन हुए अतिथि शिक्षकों को लेकर, जिसपे धरने भी हुए और आंदोलन हुए, परंतु उसका कोई निराकरण नहीं निकल पाया है। बता दें कि आदेश हुए हैं एसी कार्यालय में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, लेकिन यह कहा जा रहा है कि आदेश नहीं हुए हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर अतिथि शिक्षक जब एसी कार्यालय पहुंचे तो वहां पर उन्हें ज्ञापन तो दे दिया गया, लेकिन वहां पर यह कह दिया गया कि उनकी मांगों को वे ऊपर तक पहुंचाएंगे। अब यह देखना है कि कहां तक यह उनकी मांग पहुंच पाती है। हमारे साथ है पीडी खैरवार जी हैं, जो लंबे समय से अतिथि शिक्षकों की मांग रखते आए हुए हैं। और खैरवार जी, क्या मामला है और क्यों बार बार अतिथि शिक्षक धरने पे आते हैं, आंदोलन पर आते हैं? श्रीमान जी, हमारी मुख्य मांग है, आज 2 सितंबर है, 2 सितंबर 2023 को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अरबों रुपए खर्च करके प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों को भोपाल बुलाया था, महापंचायत लगा करके। उस दिन घोषणाएं हुई थी, लगभग 7 बिंदु थे। महत्वपूर्ण बिंदु ये थे महोदय कि मानदेय 2 गुना किया जाएगा, मानदेय 2 गुना कर दिया गया। इसके अलावे उनकी घोषणा में से 12 महीने का अनुबंध था, वो आज तक नहीं हुआ। उनकी घोषणा में 50% आरक्षण का लाभ, यानी जब शिक्षक भर्ती होगी, शिक्षक भर्ती एक बार बीच में हुई, कोई ध्यान नहीं, अब भविष्य में देखते हैं क्या होता है, उसका भी कोई आदेश नहीं आया। इसके अलावे गुरुजी की तर्ज पर अतिथि शिक्षकों को यानी व्यवस्थित किया जाएगा, जैसे गुरुजियों को किया गया था विभागीय परीक्षा लेकर के, वैसी व्यवस्था हमारे साथ भी किए जाने की घोषणा हुई थी, परंतु आज तक उस पर कहाँ घोषणा हुई, कहाँ अमल हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। श्रीमान जी, इस तरह से 7 मांगे थी जिन पर था कि आपकी जो है आज अभी इसी वक्त से जो है ये सारी घोषणाएं आज इस मंच से मैं बोल के जा रहा हूँ और ये लागू हो जाएंगी। 1 वर्ष हो गया, आज तक उनकी कोई मांग आज तक पूरी नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ मानदेय दुगना करना, वो भी उनकी जो है उनका एक राजनीतिक स्टंट था, क्योंकि बीच में सितंबर में उन्होंने घोषणा की थी, दिसंबर में विधानसभा के चुनाव थे और अगली गर्मियों में लोकसभा के चुनाव थे, इसलिए उन्होंने वो लॉलीपॉप दिया था। अतिथि शिक्षकों ने इसके बाद भी उनका साथ दिया, 29 में से 29 सीटें जिता कर दी।
कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों का और उनके पढ़ाए हुए छात्रों का योगदान था उसमें। परंतु आज जो है यह सरकार एहसान फरामोशी पर उतर आई है। सरकार जो है वो हमारी बातों को सुन बिल्कुल नहीं रही है। सरकार चाह रही है कि हम एक उग्र आंदोलन करें और उसी दिशा में हम 5 सितंबर को काला शिक्षक दिवस मनाने के लिए भोपाल में एकत्रित होंगे। ये मंडला जिले की इस धरती से हमारे अतिथि शिक्षक का दावा है और इस तरह का काला शिक्षक दिवस मनाएंगे कि आने वाले समय में इतिहास में इसका नाम अमर दर्ज हो जाएगा। आज देखिए अभी जो मंडला में देखी जा रही है कि जिले भर में जो शिक्षा व्यवस्था है वह चरमराई हुई है। अभी भी ऐसे बहुत से ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां जो स्कूल है, शासकीय स्कूलों में केवल एक शिक्षक है और एक शिक्षक ही 5-5 क्लासों को पढ़ा रहा है। यही हाल प्राइमरी का भी है और यही माध्यमिक शाला का भी यही हाल है, जहां पर जो शिक्षक हैं, शिक्षक तो है ही नहीं है। अभी जो कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर जो बच्चों के जो पालक हैं वे स्कूल खोलते हैं, मध्याह्न भोजन के कारण बच्चे स्कूल आते हैं, नहीं तो बच्चे दिन भर खेलते रह जाते हैं। ऐसे अनेकों बार देखा गया है जो कि अभी तक लेकिन शासन का ध्यान शिक्षा की तरफ नहीं है। जहां एक तरफ सरकार करोड़ों रुपए शिक्षा के नाम परंतु शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रही है। लेकिन आज अगर अतिथि शिक्षक सामने आ रहे हैं, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए वे सामने आ रहे हैं, तो उनके सामने भी मानदेय की स्थिति खड़ी हो रही है। उनके भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि वह आखिर पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं, क्योंकि हर किसी को रोटी की जरूरत पड़ती है और रोटी के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन शासन ने आज तक उनके लिए पैसों मानदेय क्या होता है, मानदेय के विषय में कोई भी बात नहीं की है। यह भी आदेश दे दिए हैं कि केवल आप पढ़ाइए, मानदेय की बात मत कीजिए। तो ऐसे में कैसे अतिथि शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे और कैसे ऐसे में बच्चों का भविष्य बन पाएगा? बताएं कि सर अभी परीक्षाएं होने वाली हैं, क्या भविष्य होगा बच्चों का? अभी सितंबर में तिमाही परीक्षा है, तारीख आ गई है 18 सितंबर को, और वार्षिक परीक्षा की डेट आ गई है, फरवरी में वो भी होना है। अभी किताबें नहीं खुली साहब। अब हम ही सवाल करेंगे आपसे कि ऐसी स्थिति में बच्चे क्या लिखेंगे, क्या प्रश्न पत्र में क्या लिखेंगे, उत्तर पुस्तिका कैसे भरेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो यह स्थिति है, तो मैडम आप बताइए क्या है स्थिति? और 30% जिन्हें रिजल्ट लाया है उनको बाहर कर दिया है। ऐसी स्थिति में कहा यदि रेगुलर वाला कम लाता है तो उसको रख लिया जाता है, उनके साथ कोई एक्शन नहीं रहता। अतिथि शिक्षक मेहनत करता है, यदि एक सत्र में वो ले आता 30% और पिछले सत्र में अच्छे परसेंट लाता है, लेकिन इस सत्र में 30% लाया तो उसे निकाल दिया गया। ये कहाँ की विडम्बना है? कहाँ का ये क्वेश्चन मार्क इस बार लगा रहे हैं इन लोग? किसी भी तरह से कोई ना कोई नए रेगुलर टीचर को क्यों नहीं निकाल रहे हैं भाई? वो भी तो कम ला रहे हैं लेकिन वो बराबर काम कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन लगे हुए हम लोग के साथ है कि अतिथि शिक्षक है भाई, अतिथि शिक्षक से ढंग से बात नहीं करना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बहिष्कार टाइप का। हम लोग जैसे वो एक दूध की मक्खी की तरह वैसे निकाल के फेंक देते, इस तरह की हरकत करते स्कूल में। भाई हम भी योग्यता रखते हैं, हम भी शिक्षक हैं, हाँ इस प्रकार से। और हमारे कारण अधिकांश शिक्षक ऐसे हैं कि 100% रिजल्ट कारण और अपना स्कूल में नाम कर रहे हैं, जिसके कारण अतिथि शिक्षक 100% लाता है और प्रधानाचार्य और अदर टीचर प्रमाण पत्र ले जा लेता है, पुरस्कृत हो जाता है, क्योंकि वो लाया है 100%। मैथ्स में, इंग्लिश में नाम हो जाता है, क्योंकि अतिथि शिक्षक लाता तो 100 है लेकिन नाम हो रहा है 8 का, उसका नहीं, उसको कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। मैडम अभी जो आपकी मांगे हैं, आप अपनी मांगों पे बताइए। हमारी मांग ये है कि जो अभी आ रहे हैं उनकी डेट फिक्स हो जाए कि किस डेट पे उनको आना है और रखना है और दस्तखत करना है और हमारा वेतन उस डेट पे बन जाए ये। और जो शिक्षक हमारे निकल गए हैं उनको तुरंत बुलाया जाए, समायोजित किया जाए और घोषणाओं पर अमल किया जाए जो मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने की है। बस हम यही चाहते हैं सर। एक बात थी, फिलहाल अधिकतर जगह में देखा जा रहा है किसी अतिथि शिक्षक को अगर बाहर करना है, नियमतः बाहर करने की प्लानिंग नहीं है। अगर इस प्लानिंग की तरह संस्था प्रधान बाहर करना चाहता है तो बेआधार आरोप मढ़ देता है। कई अतिथि शिक्षकों की शिकायतें आ रही हैं। हाल ही में एक अतिथि शिक्षक साथी को जन सुनवाई से पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था। आखिर कहाँ गलत है? पहले अगर सामने वाला दोषी है, इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। और 12 साल से वह साथी स्कूल जा रहा है, उसी संस्था में पढ़ा रहा है, 12 साल से कभी आरोप नहीं लगे। 12 साल में जब उसको बाहर करने की स्थिति बनी तब आरोप मरे जाते हैं। क्या 12 साल में कभी भी आपत्ति लगाई जा सकती? हाँ, जिसकी हरकत है तो हरकत तो बनी होगी ना। साल में कर सकते हैं, हर साल में 12 साल में कोई भी साल में हरकत कर ऐसा करना बंद की जाए, नहीं तो प्रशासन के खिलाफ बहुत बड़ा उग्र आंदोलन होगा और जिसके लिए जिम्मेदारी प्रशासन। तो आज अतिथि शिक्षकों के ऊपर ऐसे आरोप भी मढ़ दिए जाते हैं जिसके कारण अतिथि शिक्षक परेशान है। मैडम बताइए।
ये तो हो गई शिक्षक और शिक्षिका की बात कि भाई आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि एक शिक्षी मर्यादा में रहें, बच्चों से दूर बात करें। हाई सेकेंडरी हाई स्कूल के बच्चे देखो, आदमी पर आरोप लगाना बहुत सहज हो जाता है और अपन लोग बहुत फूक के कदम रखते हैं इस दृष्टि से। लेकिन मैं यदि कहती हूँ कि यदि संस्था प्रमुख यदि अतिथि के साथ करता है तो क्या एक्शन लिया जाए, क्या एक्शन लिया जाए, आप ये पॉइंट करिए। देखिए, इसमें जैसा कि इनका है कि संस्था प्रमुख ही अगर ऐसी बदतमीजी करता है तो उस पर क्या एक्शन लिया जाए। हो सकता है मैडम के साथ कुछ ऐसा हुआ हो या ऐसी कोई इन्होंने देखा हो जिसको लेकर यह प्रश्न कर रही है। तो यह टॉर्चर इनके साथ हुआ, ये टॉर्चर हुई जिसके कारण आज ये क्षुब्ध हैं। हम बताएं कि शासन को भी अतिथि शिक्षकों की यह जो मनोदशा है उस पर ध्यान देना चाहिए और उनकी नियुक्ति करना चाहिए, उनका मानदेय निश्चित करना चाहिए जिससे कि बच्चों का भविष्य भी बन सके। मैं मनीष तिवारी, मंडला के लिए। मंडला के चौकी हृदयनगर ग्राम मतपुरी के नर्मदा नदी में एक अज्ञात महिला का शव मिला है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना हृदयनगर पुलिस को दी है। सूचना के बाद शव को बाहर निकाला गया है और मर्ग कायम किया गया है। पुलिस द्वारा महिला के शव की पहचान महाराजपुर क्षेत्र निवासी बताई गई है। बता दें कि शव को लाने ले जाने के लिए शव वाहन उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसके कारण ऑटो की मदद से जिला चिकित्सालय शव को पहुंचाया गया है। मृतक की उम्र लगभग 50 साल बताई गई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। थाना नैनपुर के अपराध क्रमांक 347/2024 धारा 137(2) BNS 7/8 पॉक्सो एक्ट 31 WI 32 VASTSC एक्ट के फरार आरोपी राजकुमार जैन पिता विमल चंद जैन उम्र 54 साल निवासी ग्राम पिंडरई पुलिस चौकी पिंडरई थाना नैनपुर जिला मंडला को थाना नैनपुर द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि आरोपी के द्वारा राजकुमार जैन एक नाबालिग बालक से दुराचार की कोशिश की गई थी। बालक आरोपी से बचकर भागा, परिजनों को बात बताई, जिसके बाद नैनपुर थाना में परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने फरार आरोपी पर 5000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। बता दें कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से ही राजकुमार जैन फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक मंडला ने आरोपी पर 5000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। आरोपी राजकुमार जैन को नैनपुर पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। हृदयनगर क्षेत्र में लगभग 45 से 50 वर्ष की एक महिला का शव मिला है और जिसमें आइडेंटिफिकेशन करने का प्रयास करा जा रहा था। तो पुलिस को जो है पौंडी महाराजपुर क्षेत्र की महिला होने का ज्ञात हुआ है। परिजनों से संपर्क किया जा रहा है और उनके आइडेंटिफिकेशन के पश्चात पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसमें जो भी तथ्य आएंगे और उसके अलावा जो स्थल निरीक्षण से जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में मर्ग कायम किया गया। कहते हैं अगर मन में जज्बा हो तो शारीरिक कमी सफलता के आड़े नहीं आ सकती। ऐसे ही मूर्तिकार लक्ष्मी नारायण कटारे हैं, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी मिट्टी की प्रतिमा बनाने का कार्य करते आ रहे हैं। इसी परंपरा को लक्ष्मी नारायण कटारे निभाते आ रहे हैं। लगभग 35 साल से अनेकों मिट्टी व सीमेंट की सुंदर प्रतिमा इन्होंने बनाई है। गणेश व दुर्गा उत्सव में प्रतिमा का निर्माण करना व ऑर्डर पर अन्य प्रतिमाओं का निर्माण करना इनका काम है और इनकी रोजी रोटी है। बता दें कि लगभग 6 साल पहले सड़क दुर्घटना में श्री कटारे का एक पैर कट गया था। तब से इनके सामने मुसीबत का पहाड़ टूट गया था, क्योंकि घर में 6 से 7 सदस्यों का भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई का खर्च मूर्ति निर्माण से ही होता था। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और स्वस्थ होने के बाद पुनः अपने काम पर लौट आए और घर के सदस्यों की सहायता से पुनः सुंदर सुंदर प्रतिमा बनाने लगे। कटारे जी ने बताया है कि वे महंगाई से परेशान हैं, क्योंकि मिट्टी, लकड़ी, रंग, ईंधन सभी के दाम बढ़े हुए हैं। अब उन्हें बहुत ही कम फायदा प्रतिमाओं के निर्माण में होता है। सरकारी कोई सहायता उनके पास नहीं है। कटारे जी कहते हैं कि लोग अगर मानसिक विकलांग हो जाएं तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शारीरिक विकलांगता या गरीबी कमी सफलता के आड़े नहीं आ सकती है। मन में अगर कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। वैसे भी कटारे जी 1 फीट से लेकर 15 फीट तक की सुंदर सुंदर प्रतिमा बनाते हैं, जबकि उन्हीं प्रतिमाओं के बल पर उनकी रोजी रोटी भी चलती है। बता दें कि कटारे जी को प्रतिमा बनाते समय खड़े होने में, बैठने में व प्रतिमाओं पर रंग भरने में बहुत ही तकलीफ होती है, परंतु उनके जज्बे के सामने यह तकलीफ कुछ भी नहीं है। वे स्वयं बताते हैं
कि जब वे प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं और अपने काम में लगे रहते हैं तो वे अपनी दिव्यांगता को भुला देते हैं। वर्तमान में लक्ष्मी नारायण कटारे के द्वारा गणेश जी की प्रतिमाओं का निर्माण चल रहा है। उन्होंने बताया है कि वे प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमा कभी नहीं बनाते हैं। उन्होंने बताया है कि वे मिट्टी की प्रतिमाएं ही बनाते हैं और ऐसे रंगों का उपयोग करते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं और पानी में घुलने से उनका कोई भी दुष्प्रभाव पानी पर नहीं पड़ता है। नहीं फाइनल हमारा देखा चाहिए वाला किस तरह सहयोग मिलता है? सभी तरह से करते हैं उनका सहयोग, मिट्टी बनाने में और बाकी काम में हर तरह के सहयोग करते हैं कि कभी उनको विकलांगता की महसूस ना हो कमी, और बाकी सभी लोग इस काम में मदद करते हैं। बेटों को किस तरह सहयोग रहता है? पढ़ाई भी उनके साथ साथ रहते हैं और पिताजी चाहते हैं कि उन बेटा आगे बढ़े, तो किस तरह बोलते हैं और बेटों का किस तरह मदद मिलती है? बेटे लोग भी सब अच्छे से मदद करते हैं और उनके साथ साथ काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और सभी काम में मदद करते हैं। मूर्ति के अलावा एक मूर्ति ही आपकी एक घर की जो भी है, हाँ, वही है, उसी के सहारे जो है आपका परिवार चलता, क्या कहना चाहिए? हाँ, मूर्ति के उसमें हमारा घर परिवार और बच्चे की पढ़ाई लिखाई खाना खर्चा पूरा उसी में हमारा चलता है। तो घर का सिर्फ मूर्ति के सहारे ही पूरा जीवन मतलब अच्छा इनकम आ जाता है कि नहीं? हाँ, हो जाती है अच्छी इनकम, इतना तो है, भगवान देते ही है, करता है। समाज को क्या कहना चाहेंगे? क्या उनसे क्या सीखे लोग? क्या कहना चाहेंगे, क्या सीखे उनसे? समाज से क्या सीखेंगे? काम नहीं, मंडला में ऐसे कला के जरिए मेरे पति बहुत दूर दूर से आ गए हैं आर्डर। शुरू से बोलो। विकलांगता के साथ अगर कला है तो वह किसी की दया की मोहताज नहीं होती है और लोगों को मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए। शारीरिक विकलांगता उसकी उन्नति में, उसके विकास में आड़े नहीं आ सकती। यही कहना है मूर्तिकार लक्ष्मी नारायण कटारे जी का, जो कि लगभग 30 से 35 साल से मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं, जो कि दुर्गा उत्सव और गणेश उत्सव, होलिका दहन की मूर्तियां तैयार करते हैं। इसके बाद सीमेंट की प्रतिमा भी बनाते हैं और ऑर्डर पे भी प्रतिमा बनाते हैं। लगभग 30 से 35 साल से ये इस कार्य में लगे हुए हैं। यही इनके परिवार की रोजी रोटी है और इसी से यह जुड़े हुए हैं और लगातार यह कार्य कर रहे हैं। क्योंकि एक सड़क दुर्घटना में इनका एक पैर नहीं रहा, यह बड़ी विडंबना वाली बात है कि एक सड़क दुर्घटना हुई जिसके कारण आज इनका एक पैर नहीं रहा, लेकिन ये किसी की दया के मोहताज नहीं आए और उसके बाद ये अपनी कला को जारी रखे और आज उनका परिवार उनके साथ है, उनके बेटे उनके साथ हैं, लगातार प्रतिमाओं को तैयार करने में उनका साथ देते हैं। और लक्ष्मी नारायण जी कटारे का कहना भी है कि लोगों को मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए। तो आज हम चर्चा करते हैं लक्ष्मी नारायण जी से। तो लक्ष्मी नारायण जी, बताइए आपकी
इस कला को आपने जिंदा रखा हुआ है, जबकि चाहते तो आप घर बैठ सकते थे, लेकिन इसके बाद भी आज आप लगातार इस पे कला के साथ आज आप अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते चले आ रहे हैं और एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं जी। तो क्या चीज है जो आपको परेशान करती है, महंगाई या शारीरिक विकलांगता? महंगाई तो है, महंगाई से हर कोई परेशान है जी। महंगाई है, कलर पेंट में भी महंगाई है, मूर्ति के हर सामानों में महंगाई है, जिस कारण से थोड़ा सा मूर्ति का अगर रेट हम थोड़ा सा ज्यादा बताते हैं तो ग्राहकों को ये लगता है कि मूर्ति बहुत महंगी है, लेकिन वो लोग वास्तविकता नहीं जानते कि सामान महंगे होने के कारण तो मूर्ति के थोड़े रेट 100-200 माने 2-4% बढ़े हैं। जी जी जी। अच्छा ये बताइए, जैसे आप ये मिट्टी लाते हैं तो मिट्टी कहाँ से लाना पड़ता है? मिट्टी लाते हैं हम, सिलगी से आती है मिट्टी जी। ये खरीदते हैं आप? हाँ ये खरीदते हैं, 5,000 रुपए ट्राली आती है। ये ट्रैक्टर ट्राली में? 3,000, 2,500, 5,000 क्वालिटी के ऊपर मिट्टी आती है। हाँ। और लकड़ी का उपयोग भी इसमें होता है? लकड़ी का तो टाल से लकड़ी 2,500-3,000 रुपए कुंटल। अच्छा ये बताइए, जो ये रंग जो प्रतिमाओं में लगते हैं, आज रंग की क्या स्थिति है और कितने महंगे पड़ते हैं ये आपको? हाँ रंग तो है, रंग महंगे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अब जो प्रदूषण जो होता है कलरों से, कलर जब गीले होते तब पानी में घुलता है तो प्रदूषित होता है, सूखने के बाद प्रदूषण इनमें नहीं होता है क्योंकि ये सूख के हानिकारक तत्व इसके खत्म हो जाते हैं जी जी। तो 10 की 10 बने रहते हैं जी। तो आप मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस की? नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमा तो हम बनाते नहीं है, क्यों नहीं बनाते? कच्ची मिट्टी की मूर्ति हम बनाते हैं। नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का चलन है नहीं है अपने यहाँ पे, पर्यावरण से संबंधित जी वो चीजें हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करती है, नुकसान पहुंचाती है, इसलिए वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज ना करना चाहिए। अगर कोई करता है तो उसके लिए उसका ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, मना करना चाहिए, ये अपने प्राकृतिक के खिलाफ है। अच्छा पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा, जैसे आप पहले 5 फीट की प्रतिमा जो बनाते थे और आज भी 5 फीट की प्रतिमा बनाते हैं, कितना प्रॉफिट पहले की अपेक्षा आज है आपको? प्रॉफिट तो नहीं है मूर्तियों में, सिर्फ कला के वजह से ही जो कलाकार है वो अपनी कला को एक प्रकार से सेवा देता है जी लोगों को जी। अच्छा इसमें शासन की तरफ से कोई आपको सहयोग मिलता है? नहीं, शासन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। जबकि ऐसा तो था कि अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान ने भी कलाकारों के लिए जो मिट्टी से जुड़े हुए कलाकार योजना तो बहुत निकलती, लेकिन योजना हम तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा, कलाकारों तक योजना हम तक नहीं पहुंच पाते, या फिर जो कलाकार है उन तक अधिकारी वर्ग या जो भी है उन तक सूचना नहीं पहुंचा, या विज्ञापन के द्वारा हो जाते हैं ऐसे ऐसे काम अंदर जैसा भी होता, लेकिन कलाकारों पे वो सेवा या योजना नहीं पहुंच पाती है। अच्छा पहले भी मिट्टी आप खरीदते थे? अगर आज से 20 साल पहले की बात है। हाँ पहले भी मिट्टी खरीदते थे और अभी भी मिट्टी खरीदते थे। उससे पहले मिट्टी हम लाते थे नर्मदा जी की, नर्मदा जी की क्वालिटी की मिट्टी थोड़ा सा इसकी अपेक्षा ज्यादा है अपने बंजर की। अच्छा हाँ, इसमें रेत अब क्यों नहीं लाती? नहीं, उसमें पकड़ कम है नर्मदा जी की मिट्टी में, और बंजर की जो है मिट्टी पकड़ ज्यादा है। ये जो कुम्हार बंधु है बर्तन भी शायद उसी से बनाते हैं? सब उन लोग बंजर सिल्की से ही लाते हैं। हाँ, मिट्टी बंजर अपने बंजर से लग जाती जी, बंजर से पूरा चला जाता। अच्छा ईंधन में जब मूर्ति आपको सुखाना पड़ता होगा तो उसके लिए कैसा क्या करते हैं? ये ईंधन जो ये है कि हम लोग की जो 5 लोग जो काम करते हैं इसमें हम लोग की मजदूरी नहीं निकल पाती। अच्छा हाँ, मजदूरी 5 जन हम लोग कम से कम 3-4 महीने से जो काम करते हैं उससे पर व्यक्ति की रोज माने नहीं निकल पाती। ईंधन तो अब क्या है कि अब ये ऑर्डर है एक टाइम पे देना है, मूर्ति गीली हो तो उसको सुखाना पड़ता है जी, तो सुखा के ही मूर्ति जी। तो समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? समाज के लिए तो यही कहना चाहता हूँ कि भैया उठो जागो, कुछ हुनर है तो अपना हुनर को आगे बढ़ाओ, अपनी विकलांगता को आड़े हाथों माने आने मत दो। आप अगर है कलाकारी आपके हाथों में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सिर्फ विकलांग होने का सहारे मत बैठो, कुछ भी कर सकते हैं, बेचारे मत बनो। हाँ, बेचारे मत बनो। आप में हुनर है तो आप पे जज्बा होना चाहिए, कुछ कर दिखाने, कुछ कर गुजरने का, कुछ कर करने जज्बा होना चाहिए। जज्बा से ही आदमी आगे बढ़ सकता है जी, जब तक आपके सपने नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये थे हमारे साथ कटारे जी,
जिनका कहना है कि आगे बढ़ो और तब तक ना रुको जब तक की मंजिल ना मिल जाए। और विकलांगता कभी किसी के आड़े नहीं आ सकती है, लोगों को मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, आज हम एक चीज जरूर कहेंगे आपसे कि ऐसे जो कलाकार हैं, आज जो महंगाई के दौर में आप हम सभी गुजर रहे हैं, लेकिन कलाकारों के साथ भी बहुत बड़ी एक विडंबना है, जिन्हें मिट्टी से लेकर, ईंधन से लेकर, रंग से लेकर, लकड़ी से लेकर हर चीज खरीदना पड़ता है। शासन की योजनाएं आती हैं, योजनाएं इन तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिसके कारण इन्हें उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो उसका लाभ भी इन्हें मिलना चाहिए। ऐसी प्रशासन को व्यवस्था बनानी चाहिए कि इनको लाभ मिलना चाहिए। और ये जो प्रतिमाएं जो हम देख रहे हैं आज, जो इतनी सुंदर सुंदर इन्होंने जो प्रतिमाएं बनाई हैं, ये प्रतिमाएं जो बिकती हैं तो बताते हैं कि इतना लाभ तो इन्हें नहीं मिलता है, लेकिन कला है तो आज ये जिंदा रखे हुए हैं और पूरा परिवार आज इसी कला पे है। तो ऐसे एक कलाकार हैं, और भी ऐसे कलाकार हैं जो कि मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो इन कलाकारों के लिए प्रशासन को भी कुछ करना चाहिए और इनके जो परिवार का भरण पोषण की एकमात्र यही सहारा है, तो कम से कम इन्हें सब्सिडी तो मिलनी चाहिए, चाहे मिट्टी में मिले, चाहे लकड़ी में मिले, चाहे रंग में, गुलाल में, जो भी हो, इन्हें सब्सिडी मिलनी चाहिए, जिससे कि इन्हें बचत भी हो सके। और ये बचत जो इन्हें मिले तो उसके साथ इनके परिवार का जो भरण पोषण है वो अच्छे से हो सके। आज इसी महंगाई के साथ ये कलाकार गुजर रहे हैं। आज आड़े इनकी विकलांगता नहीं आ रही है, लेकिन महंगाई आड़े इनके आ रही है। जी, ये बहुत बड़े दुख की बात है कि आज ये कलाकार अपने परिवार के साथ आज पूरे इस कार्य में लगे हुए हैं, जहां बताते हैं कि उनकी मजदूरी भी नहीं निकल पाती है, लेकिन फिर भी इस कार्य को ये जिंदा आगे रखे हुए हैं। मैं मनीष तिवारी, मंडला।